इंसान ठोकर खा के ही सीखता है, ये तो सबने सुना होगा। लेकिन 21वीं सदी की कहावत कुछ यूं है कि ऐसी ठोकर का खा के क्या फायदा जो आपके आसपास सब ऑलरेडी खा चुके हैं और खाते आ रहे हैं। वेल, वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनमोल आर्चीवाल। Anmol is All India rank 58 in JEE Advanced, All India rank 9 in JEE Mains, All India rank 9 in KVPY SA, All India rank 722 in NEET. He has also qualified Indian National Mathematical Olympiad with rank 13 and Indian National Astronomy Olympiad with rank 62. He is also NTSC Stage 1 and Stage 2 qualified, and the list goes on. So let's hear it from Anmol himself. Hi Anmol, welcome to J Talks. Let's start by talking about your board and the school you studied in. Hello, my name is Anmol Arichwal and I study in Halwasia Vidya Vihar, Bhiwani. This school is affiliated to CBSE board. All right, ठीक है। तो सबसे एक्चुअली पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ही आपको पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 58 है आपका जे एडवांस में, तो आपका क्या रिएक्शन था? Ma'am, I actually was not really happy with the rank. According to my marks, I expected a better rank than 58, but then it took some time to take that. ओके, ऑलराइट। ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज है कि 58 रैंक के बाद भी कोई बोल रहा है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ माय रैंक। ठीक है, ऑलराइट। और मुझे ये पूछना है कि आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है आपकी पूरी जर्नी में? ये जो पूरा रिजल्ट रहा है उनका क्या एग्जैक्टली रोल रहा है? किसी भी जर्नी में हमेशा पेरेंट्स का रोल रहता ही है। तो पेरेंट्स के कांस्टेंट मोटिवेशन से और पेरेंट्स की कांस्टेंट ब्लेसिंग से ही सक्सेस अचीव होती है। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये 2 साल बहुत ही टफ प्रेपरेशन है, सब बोलते हैं। तो सारे टीचर्स, सारे पेरेंट्स रेकमेंड करते हैं जो भी जे एस्पिरेंट है उनको कि आप सब कुछ छोड़ दो। जो हॉबीज है, सिंगिंग, डांसिंग, गिटार बजाना, बहुत सारे टेनिस, या कुछ लोगों की हर हर एक इंसान की अलग अलग हॉबीज होती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो 2 साल में मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था, या फिर तो यू हैव समहाउ मैनेज टू टेक टाइम फॉर योर हॉबीज? गुम तो नहीं हुई मैम, मैं एक तो क्रिकेट देखता हूँ ओके, और मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ ओके। और मुझे साइकिलिंग भी करना अच्छा लगता है। अच्छा, तो मतलब बैलेंस करते करके ही तुमने ये पूरी जर्नी में बैलेंस ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है। ये हम लोग बात करते हैं एकेडमिक्स के बारे में। जे मेन और जे एडवांस का इंडिविजुअल स्कोर आपको याद है क्या अपना? ऑफ कोर्स याद होगा। ऑफ कोर्स याद है मैम। जेई मेन में 285 आउट ऑफ 300 और जेई एडवांस में 299 आउट ऑफ 360। That's a very very good score. Of course, ऑल इंडिया रैंक 9 और 58 में ये स्कोर तो बनता ही है। ठीक है, और मुझे ये पूछना था कि कोई सब्जेक्ट ऐसा था कि जिसमें आपको डिफिकल्टी फेस हुई हो? जे एडवांस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है कि पूरा जो सब्जेक्ट है ओवरऑल उसमें डिफिकल्टी फील हुई हो? Yes ma'am, I think chemistry has been somewhat difficult for me. ऑल राइट। तो बेसिकली ये देखा है मैंने कि जिनका मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग होता है उनका केमिस्ट्री जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और जिनका केमिस्ट्री वाले साइड पे इंक्लिनेशन होता है वो मैथ्स फिजिक्स थोड़ा सा एवरेज हो जाता है। राइट, तो Yes लेकिन ma'am. ऑफ कोर्स भले ही डिफिकल्टी फेस की है लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसको डील किया है। तो ये पूछना था मुझे कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग जो स्किल्स रहती है उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपने स्ट्रैटेजी लगाई थी उसको, उस स्किल्स को बढ़ाने के लिए, या आपका ऑलरेडी शुरुआत से ही आपका मतलब एस कर रहे थे न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स में? न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल में मैम मैंने बस सिली मिस्टेक ना हो उसके लिए क्वेश्चंस जहाँ भी सॉल्व किए हैं उसको एक तो नीट एंड क्लीन सॉल्व करना और उसको एक बार सॉल्व करने के बाद दोबारा देख लेना जरूरी था। अच्छा, ये मैंने बस बहुत इसी चीज पे ध्यान दिया है।
बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला है ये अनमोल, कि क्या करते हैं ना कि ऐसा लिखते हैं कुछ बच्चे कि उनको थोड़ी देर बाद खुद ही समझ नहीं आता कि क्या लिख दिया था। तो नीट एंड क्लीन देखो, लिखो, और एक बार सॉल्व करने के बाद एक और बार देख लो, क्योंकि ये जो दोनों एग्जाम्स है ना, मेंस और एडवांस, इनमें नेगेटिव मार्किंग का थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। तो इट्स बेटर कि थोड़ा टाइम निकाल के आप दोबारा उसको रिविजिट कर लो कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई हो। इसमें ओके। अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा आ जाऊं तो मैं बात करती हूँ फिजिक्स की। तो कोई ऐसी बुक है जो आपने रेफर की थी थ्योरी के लिए एंड न्यूमेरिकल के लिए, और एक बहुत हाइप है मार्केट में अबाउट दिस बुक विच इज IE एरोडो। तो क्या ये सच में यूजफुल है जे एडवांस के लिए? मैंने फिजिक्स में स्पेसिफिक कोई थ्योरी के लिए बुक तो नहीं करी, लेकिन जे मेंस के लिए एनसीईआरटी पे थोड़ा ध्यान दिया था, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक क्रंच ही सोल्व किया था, और एक बुक है एसबी तिवारी नाम से, वो सोल्व की थी। ऑल राइट। तो ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल आर स्टूडेंट्स, ये समझ लो कि कौन कौन सी बुक्स उसने लगाई थी, सॉल्व की थी। और एक बात कि इरोडोव का जैसे मैंने पूछा, तो वो आपने लगा तो देखी थी, लगाई थी, या फिर उसका कुछ कंट्रीब्यूशन यस, रहा? हीरोडोव भी वैसी किताब है एसपी तिवारी जैसी। वो एक्चुअली मुझे बुक रन से ही पता चली थी, जो फोर्थ बुक रन से हमें मिला था वो एसपी तिवारी का था। तो अच्छा। उससे मुझे उस बुक के बारे में पता चला था। ऑल और इरोडोव भी उसी स्टैंडर्ड की है, उसमें जे एडवांस के थीम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो वहां से फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर कोई इरोडोव करता है तो वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन उसके लिए कई जगह पे उसमें ऐसे क्वेश्चन है जिनमें थोड़े मैथ की ज्यादा जरूरत है। तो वो कुछ जगह अपना एडवांस कैलकुलस यूज करता है, जो फिर डिमोटिवेटिंग हो जाता है कई बार। अच्छा, ओके। तो क्या आप ये बोल रहे हो कि थोड़े से क्वेश्चंस उस पर्सपेक्टिव से इररेलेवेंट भी हैं? हाँ मैम, उसमें काफी क्वेश्चन इरेलीवेंट हैं, बाकी मेरे टीचर्स ने मेरे लिए छांट के दे दिए थे उसमें से क्वेश्चन, तो मैंने वही सॉल्व किए थे। ये बहुत राइट स्ट्रैटेजी है। अगर आपको कोई ऐसी बुक सॉल्व करनी है तो आप अपने मेंटर्स, गाइड से हमेशा पूछ लें। और अगर आप बहुत कीन है कोई बुक सॉल्व करने के लिए तो उनसे सिलेक्ट जरूर करवा ले वो क्वेश्चंस। ताकि क्या होता है, कई बार बच्चे भटक जाते हैं ज्यादा करने के चक्कर में, इररेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जे मीन्स एंड एडवांस। ओके। तो फिजिक्स की तो बात हो गई, मैथ्स की बात करते हैं। हमने देखा है जे एडवांस, मैं खुद एक मैथ्स फैकल्टी हूँ, तो हमने देखा है कि जे एडवांस में मैथ्स जो है वो बहुत डिफिकल्ट पूछी जाती है, और लेंदी तो पूछी ही जाती है, मेंस में भी लेंदी पूछी जाती है। लेकिन आपने कैसे मैथ्स के कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, और थ्योरी और अगेन न्यूमेरिकल के लिए कोई स्पेसिफिक बुक थी, कुछ रेकमेंड करेंगे आपके जूनियर स्टूडेंट्स को? मैथ के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक थ्योरी की बुक नहीं करी थी, और ना ही कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन की बुक करी थी। क्वेश्चन मैंने बस एफटीएस जो हमारे होते रहते थे वो किए थे, और FTS कुछ थोड़ा एलैबोरेट करेंगे? एफटीएस मतलब फाइनल टेस्ट सीरीज, जो एक जे एडवांस से पहले टेस्ट सीरीज होती है। वैसे यूजुअली वो 30 से 40 टेस्ट होते हैं, लेकिन हमारा पेपर 2 4 बार पोस्टपोन हुआ था, इसलिए वो कुछ 105 के आसपास टेस्ट हुए। अच्छा, और उसका सोर्स बता सकते हैं वो कहाँ कहाँ पे हुआ था FTS? वो आकाश आई ट्यूटर ऐप पे ही होता है। अच्छा, तो आकाश बायजूस से जो FTS है वो काफी हेल्प किया है। यस मैम। ओके, ऑल राइट। तो दो टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बाहर निकल के आते हैं बच्चों के मुंह से। फर्स्ट वन इज PNC एंड सेकंड वन इज कैलकुलस। तो इसका इसका कुछ हैंडलिंग का अप्रोच भी है, क्योंकि हर चैप्टर की एक अलग अप्रोच होती है। PNC और कैलकुलस स्पेसिफिक के लिए कोई डिफरेंट अप्रोच आपने लगाई थी इस तरह से? कैलकुलस में तो मैम मैंने पहले एक बुक करी थी, समीर बंसल की, जो जीआरपी ब्लैक कलर वाली बुक आती है। और बाकी एक बार मैंने मॉड्यूल के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, और उसमें बस यही होता है कि इंटीग्रेशन में तो टाइप याद होने चाहिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और कुछ स्पेसिफिक सवाल वो अपने आप टेस्ट सीरीज में पता चल जाते हैं कि ये ऐसे होएगा। पीएनसी में तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ओलंपियाड से रहा है, क्योंकि पीएनसी ओलंपियाड में काफी मतलब एक्सप्लोर करने के लेवल पे पूछी जाती है। बिल्कुल। हाँ।
तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन में स्पेशली आपको टाइप्स याद होने चाहिए, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था कि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उन चीजों को बार बार मतलब ना आपके दिमाग में फिट हो जाती है, बार बार आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कहीं ना कहीं से तो निकाल के लेके ही आओगे और आप वो चीजें पक्की जरूर कर लोगे। हम्म। अम, जैसा कि ऑलरेडी मैं ये पूछ चुकी हूँ कि मैथ्स और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स जिनकी अच्छी है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तरफ इंक्लाइंड नहीं होते हैं। क्या ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी था, और अगर था तो उसको कैसे डील किया? यस मैम, मेरा ऑर्गेनिक के लिए तो मुझे मेरे टीचर ने नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैंने वही पढ़े थे। और क्वेश्चन बुक क्रंच हमें मिला था जी एडवांस से पहले, तो वही सॉल्व किया था। और इनऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली मैंने थर्ड मेन से पहले एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करी थी डीपली, मतलब फोकस उस पे देके। तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो वो और स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में से डीप डीप मतलब इन बिटवीन लाइंस उसमें से पॉइंट उठा के पूछ लेता है कभी। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली बोला जाता है कि केमिस्ट्री के लिए कितना फोकस करा जाता है, हर टीचर मैंने सुना है, हर जगह हर स्टूडेंट केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को एकदम गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि केमिस्ट्री के लिए डू रेफर एनसीईआरटी, और अपना जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां के नोट्स जो है ऑर्गेनिक के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल राइट। एक ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स पे एम्फेसाइज होने लग जाते हैं व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यूज, और स्पेशली क्या होता है कई बार आंसर सही आने लग जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉर्टकट मांगने भी लग जाते हैं टीचर से। तो डू यू फील कि शॉर्टकट्स में जाना बहुत ज्यादा सही है? बहुत ज्यादा जाना तो सही नहीं है, लेकिन कुछ जगह शॉर्टकट हो जाती हैं, वो वैसे ही याद हो जाती हैं। जैसे मैथ में कहूँ तो कुछ ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए तो इसको ऐसे यूज करना है, उसका मैनिपुलेशन आना चाहिए। या फिर ये क्वेश्चन आए तो इसमें ये रख दो आंसर, मतलब एक्स की जगह वन रख दो, जीरो रख दो, ये तरीके। या फिर लेकिन फिर वो शॉर्टकट जेई मेन में कुछ हद तक चल जाती हैं, पर वो फिर उसमें नहीं चल पाती जेई एडवांस में। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी अमेजिंग कि जेई मेंस में मैंने देखा है कि ये जो थीटा की वैल्यूज पुट करने के, एन की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, या ऑप्शन एलिमिनेशन भी कई बार बहुत काम आ जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू जे एडवांस आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अवेट मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन बोल दूंगी मैं इसको, कि आपने टाइम कैसे मैनेज किया? मतलब देर इज सो मच, एक जे एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ होता है, स्कूल का होमवर्क होता है, कोचिंग का होमवर्क होमवर्क होता है, फिर स्कूल के टेस्ट आ जाते हैं, फिर यूनिट टेस्ट आ जाते हैं, और फिर हमारा आ जाता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो जे एडवांस और मेंस की प्रिपरेशन के लिए देना बहुत जरूरी है। तो ये सब में टाइम मैनेज कैसे किया? नहीं मैम, मेरे स्कूल से तो कोई होमवर्क नहीं मिल रहा था, कोविड चल रहा था तो। और कोचिंग भी हम ऑनलाइन करते थे, और होमवर्क कोचिंग का यही होता था कि अपने जो क्वेश्चन कर रहे हो वही सॉल्व करो, अलग से कोई होमवर्क नहीं मिलता था। और बीच में कुछ टाइम के लिए जब मैं जेईई मेन पे फोकस कर रहा था, तो हम्म। जब मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैंने कुछ 2 महीने के लिए टेस्ट देना बंद कर दिया था। फिर जेईई एडवांस से पहले मैंने टेस्ट देने फिर रिज्यूम किए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो जल्दी अप्रैल में ही खत्म हो गई थी, वो तो जितना शेड्यूल था जेईई एडवांस 3 जुलाई का होना था जो, उससे पहले ही खत्म हो गई थी। उसके बाद एफटीएस चल रहे थे, तो वो फिर मैंने कुछ टाइम सस्पेंड किए थे। और बाकी फिर टाइम अपने आप मैनेज हो गया था, कोविड से तो टाइम एक्स्ट्रा और मिल गया था। हाँ। अच्छा, तो मतलब पैंडमिक कुछ लोगों ने कुछ लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा लेके आई है। ठीक है, हाँ। ऑल राइट, ठीक है। तो बहुत अच्छी ये स्ट्रैटेजी थी टाइम मैनेजमेंट करने की। बेसिकली क्या होता है ना कि पूरी जर्नी में धीरे 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 आपको खुद ही समझ में आने लग जाता है कि अब दिस इज माय प्रायोरिटी। जब एग्जाम्स आते हैं तो खुद ही दिमाग लगने लग जाता है कि हाँ अब स्कूल के लिए पढ़ा जाए, इजंट इट? हाँ मैम, वो हमारे बोर्ड्स भी कैंसिल हो गए थे, तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। ऑल हाँ। राइट, नाइस, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट मुझे ये पूछना था कि
एग्जाम के दिन के बारे में पूछना था एक्चुअली मुझे, कि स्ट्रैटेजीज आपकी क्या थी ड्यूरिंग जेई मेन की बात कर रही हूँ मैं। जेई मेन में के पेपर देते वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, और कौन सा आपने सेक्शन पहले सॉल्व किया? लाइक यूजुअली मतलब मेजोरिटी लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री सबसे पहले कर दो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हो जाता है, या तो आता है या तो नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, सारे नहीं पर ज्यादा होते हैं, सो दैट आपको मैथ्स और फिजिक्स के लिए एक हेडेक खत्म हो गया कि एक सब्जेक्ट निपट गया। क्या ये कितने हद तक सही था? क्या ये वर्क किया था तुम्हारे लिए? क्या तुमने ऐसे किया था? ये चीज सारी जगह काम करी थी मैम, बस जेई एडवांस के पेपर 2 में काम नहीं करी ऑल है। राइट, ऐसा क्यों? हाँ, नहीं उस पेपर में केमिस्ट्री भी लेंदी थी, तो वो फिर ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री उठाई तो 30 मिनट तक 2 ही क्वेश्चन हुए थे। अच्छा, आप ये स्पेसिफिकली जो 2021 का पेपर 2 हुआ उसमें बात कर रहे हैं कि हर हाँ, जगह ये उसी में बात स्ट्रैटेजी है। जो है वो काम कर रही थी, केमिस्ट्री पहले निपटा दो, लेकिन पेपर 2 में केमिस्ट्री इतनी लेंदी आ गई क्योंकि वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया केमिस्ट्री पहले उठाने। नहीं, वहां मैं फिर ये सोच रहा था कि वो क्वेश्चन पहले करूं जो 1 मिनट में हो जाए, लेकिन फिर वो कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैंने फिर वहां स्ट्रेटेजी चेंज करी कि पहले फिजिक्स करता हूँ, तो स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। बाकी ओके। जेई मेन के हिसाब से तो मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि 60 मिनट पहले एक बार बस पेपर पूरा होना चाहिए 60 मिनट में। एवरेज में यही करता था, एफपीएस में 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हो जाते थे। कुछ वन लाइनर होते थे, कुछ पहले देखे हुए होते थे, या जल्दी जल्दी सोल्व करके जो निकल जाते हैं। फिर 15 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट जो नहीं निकल रहे उनमें, और फिर सवा घंटा कम से कम बच जाता था रिवीजन का आराम से। 6 मिनट में तो टाइम की कमी तो नहीं रहती थी। ओके ओके, हम्म। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अच्छा, अभी अभी सिर्फ हम लोग एग्जाम जब चल रहा है ना उसी के तरफ बात कर रहे हैं। तो एग्जाम के दिन जब होता है ना, बहुत स्ट्रेस होता है और ये सब चीजें हो रही होती हैं, तो थोड़ा एरर होने का चांस ज्यादा होता है ना? तो वो मिनिमाइज कैसे किया? वो एरर्स जो हो जाते हैं, लाइक एक ही जगह बी टिक कर देते हैं, ये भी सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार। करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लेना, ठीक है, आंसर सही आ गया और लाइक डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी होती है और डी की वैल्यू टिक कर देना, ये छोटे छोटे एरर्स जो हैं वो कैसे मिनिमाइज किए? वो तो मैम दिन पे डिपेंड करता है, मेरा लास्ट वाले दिन मेरे साथ तो हुई है ये सारी। थर्ड जेई मेंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फिर ऑटोमेटिकली रिवीजन में अपने आप जो दिखनी थी वो सारी दिख गई। बाकी तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि एक बार 15-20 मिनट अपने जो रिवीजन के निकालो, उसमें थोड़ा ज्यादा इंटेंस कंसंट्रेशन से उसको देख पाएगा, तो थोड़ी अच्छा, ज्यादा तो निकल जाती है। 15-20 मिनट जो आप ये बात कर रहे हो रिविजन के लिए, वो पेपर क्या जो 3 घंटे का पेपर है उसमें क्या आपने 15 मिनट्स रिविजन एज इन पूरा स्कैन करके कि और तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया, आप उसकी बात कर रहे हो? नहीं, आपको जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था बाद में दोबारा देखना है, तो उन पे शुरू में बीच में टिक मारते चलोगे तो लास्ट के 15-20 मिनट में पहले वो पूरे कर लो, और ओके, हाँ फिर वैसे हो जाएंगे। ऑल राइट, ठीक है। और अगेन बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन है ये, सारे जितने भी व्यूअर्स हैं ये तो एकदम पूछना ही चाह रहे होंगे कि एग्जाम के टाइम पे जो है वो उसका टाइम मैनेजमेंट क्या है एग्जैक्टली मुझे ये जानना है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में कितना कितना आपने टाइम दिया है? क्या तीनों को इक्वल एक एक घंटा दिया था, या किसी सब्जेक्ट में कम दिया, किसी में ज्यादा दिया, इस तरह से? 2021 का पेपर तो मैम मैथ मुश्किल आई थी, तो बिल्कुल। और फिजिक्स डुएबल आई थी। ओके। मतलब जिसको फिजिक्स आती है वो तो सारी निकाल देगा, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो अच्छा। मैंने पहले पेपर में जब पेपर खोला था तो दोनों पेपरों में पहला क्वेश्चन तो मैंने गलत ही किया था। हाँ, जो ओपनिंग की वो बिल्कुल खराब की थी दोनों पेपरों में। ओके। तो उसके बाद पहले पेपर में भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के 5-10 क्वेश्चन करने के बाद फिजिक्स पे शिफ्ट कर गया था, और यही काम दूसरे पेपर में किया था। अच्छा, तो ये जे एडवांस की बात कर रहे हो आप शायद? तो आपकी हाँ। अपनी स्ट्रैटेजी जो है जे एडवांस में, मैंने देखा है कि पेपर के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलना भी बहुत जरूरी है। नहीं मैम, वो आइडिया था पहले कि पेपर अगर खड़गपुर आईआईटी बना रही है तो मैथ अच्छा। मुश्किल आएगी, और अगर अब जैसे इस साल का पेपर बॉम्बे बना रही है तो मुझे तो लगता है कि शायद थोड़ी केमिस्ट्री अच्छी पूछेंगे इस साल से। इस साल कौन कौन बना रहे? आईआईटी बॉम्बे पेपर बना रहा है इस साल। राइट राइट। हाँ, तो
ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं उनके प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से कि कुछ हद तक वो थोड़ी केमिस्ट्री पूछ सकते हैं, मुझे तो यही लगता है। ओके ओके, तो ये भी एक तो बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो कि इस साल पेपर कौन सेट करने वाला है, और प्रीवियस पैटर्न एनालाइज करके थोड़ा माइंडसेट बना के भी जा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है ना। हाँ, हो ये सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। ऑल राइट। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, कि ये जैसे आपने बोला, अभी आपने मुझे मेंशन किया कि पहला क्वेश्चन मैंने दोनों पेपर में गलत कर दिया था, तो उसके बाद जो एक स्ट्रेस बिल्डअप होने लग जाता है बच्चे के दिमाग में, उसको कैसे डील करें? क्योंकि ये मैंने देखा है, एक क्वेश्चन में अटक जाते हैं और फिर बोलते हैं कि इंटीग्रेशन तो मैंने बहुत अच्छे से किया है, मैंने 2 महीने इंटीग्रेशन पढ़ा है और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो मैं करके ही जाऊंगा, और वो उस क्वेश्चन में उलझते जाते हैं और शायद वो अपना बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो छोड़ देते हैं। तो इससे कैसे बाहर आए? नहीं मैम, मैं ये कह रहा हूँ मैंने क्वेश्चन गलत किया, मुझे ये पता नहीं था कि मैंने क्वेश्चन गलत किया। मैंने वो अच्छा। 30 30 सेकंड के अंदर मार दिया था और वो 30 सेकंड में ही गलत हो गया था। ओके। और वो पेपर भी ऐसा ही है, वो पेपर यही सोच के बनाया जा रहा है कि वो जेई एडवांस है, वो ऐसे तो नहीं छोड़ेगा आपको बिना स्ट्रेस दिए। अच्छा, इसका मतलब है हाँ। स्ट्रेस तो होगा ही, यू हैव टू डील विथ इट। हाँ, तो स्ट्रेस इस साल होगा भी ही, हुआ था। आपको बच के निकलना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है। और एक और एक्चुअली क्वेश्चन है मेरा कि क्या होता है ना कि जैसे पेपर वन होता है, उसके बाद बच्चे बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि कैसा हुआ, फिर वो एक बच्चा बोलता है मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, ऐसे करके फिर लगने लग जाते हैं सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो पेपर टू में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो क्या पेपर वन और पेपर टू के बीच वाले गैप में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? नहीं मैं इस पे दो बात करता हूँ। एक तो जो पेपर वन था, हाँ। वन तो फिर भी इस साल ठीक था, टू में थे कुछ लेंदी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन था जिसका आंसर आ रहा था 1/5, उसमें पता नहीं 3 4 सेट दिए हुए थे और उनका इंटरसेक्शन करके कुछ लंबी सी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। ठीक है। तो वो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कम से कम 5 मिनट लगने ही लगने थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखा है मैंने वो क्वेश्चन। हाँ, वो तो मैंने उसमें पहली बार में 8 मिनट लगाए और फिर मैं उसको छोड़ के आगे चला। फिर मैंने दूसरी बार में 7 मिनट लगाए, तब वो सॉल्व हुआ। अच्छा। ओके। हाँ, तो फिर वो सॉल्व तब करना चाहिए जब आपको लग रहा है बाकी कहीं से अब नंबर नहीं ले सकते, तो फिर वो क्वेश्चन बचता है लास्ट में कि नंबर चाहिए तो अब ये क्वेश्चन करो। हाँ, ऑल और राइट, तो बाकी आपको एक कैलकुलेटेड बेसिकली रिस्क लेना है। आपको पता है कि 8 मिनट आपने लगा दिए हैं और फिर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ है। अब आपने बाकी जगह देखा कि और भी कुछ नहीं हो रहा, बट आपको फिर भी, क्योंकि 8 मिनट लगाए मतलब ऑफ कोर्स वो कुछ तो हो रहा होगा वहां पे, एक नहीं, वो छोटा। हम्म। ये हुआ कि 8 मिनट तो पहले टाइम में लगाया जब उसको देखा था, फिर लास्ट में दोबारा आया था उसमें जो क्वेश्चन बच गए थे उसमें फिर तो ये हो जाता है ना कि जो क्वेश्चन निकल गए फिर लास्ट में ऐसा टाइम बचता है जेई एडवांस के पेपर में। तो इस साल बचा था कि 50 मिनट पड़े हैं और 7 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन पे 7 मिनट 8 मिनट लगा सकते हो। ऑल राइट ऑल हाँ, राइट। और जो पहला पेपर अच्छा होने की बात है वो तो उन्होंने पता नहीं जानबूझ के अच्छा बनाया कि बच्चों को पहला पेपर अच्छा लगे। और ओके। कुछ तो ये, हाँ, और फिर दूसरे पेपर में जो भी आके बैठा फिर तो वो परेशान ही हुए थे बस। हाँ। ठीक है, जेई एडवांस का काम ही है ये, लेकिन हाँ, और खैर। जो पहले पेपर में आके ये कह रहा है ना कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था, हाँ हाँ। आपको उससे अंडर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है वो अपनी सोशल स्टेटस बनाने के लिए कह रहा हो कि पेपर अच्छा हुआ था, किसको पता चलना है, आपके बोलने से एग्जैक्टली, थोड़ी। दैट वाज माय पॉइंट कि ना, मुझे लगता है कि पेपर वन के बाद ना आप किसी से कुछ डिस्कस मत करो। आप चुपचाप पेपर टू देने जाओ, उसके बाद आपको जिससे डिस्कस करना है वो डिस्कस करो। आई थिंक वो आपकी एक लाइक मेंटल स्टेट को बहुत सेनिटी मेंटेन रहेगी, आपकी पीस मेंटेन रहेगी। तो नहीं, मुझे। वो कभी कभी किसी का लक भी अच्छा हो सकता है, जैसे हमारे ब्रांच पे एक बच्चा था, उसकी मेंस में रैंक आई 1,40,000। ऑल राइट। उससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी एडवांस में, और उस वो खुद जाना भी नहीं चाह रहा था एडवांस देने। तो उसके भाई ने उसको भेजा कि तू जाके पेपर लिख के तो आ। तो उसने पहला पेपर लिखा, उसके 40 नंबर आए पहले पेपर में। दूसरा पेपर वो लिखने गया, उसके दूसरे पेपर में 100 नंबर आए 180 में से। तो वो उसका दिन चल गया, उसको वो फिजिक्स आती थी, तो वो अंडर प्रेशर नहीं था, इसलिए उसका दूसरा पेपर इतना अच्छा हो गया। जो उसने सुना कि भाई बाकियों को तो पेपर अच्छा नहीं लगा, तो ओ। हो जाता है कभी कभी। अब फिर अंडर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका मतलब
ठीक ठाक दिन रहेगा तो भी हो जाएगा कुछ। राइट, राइट, राइट। हम्म, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि मेंस में भले ही उस बच्चे का अच्छा नहीं हुआ, बट उसने एडवांस में कैसे उसका दिन अच्छा था और उसने कैसे किया। ये तो बहुत मतलब ऐसे बच्चों के लिए भी जिनका मेंस अच्छा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका एडवांस भी अच्छा नहीं हो। ठीक है, तो आई थिंक मैंने बहुत सब कुछ कवर कर लिया है। जितने स्टूडेंट्स के क्वेरीज रहती हैं कि क्या करें, वो सब कुछ कवर कर लिया है। लास्ट मेरा एक ये है, क्योंकि ये जर्नी जो है 2 साल की है, तो एवरी सिंगल डे आपको लाइक मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए। तो आपके लिए वो क्या मोटिवेशन था जो हर दिन यू वर कीप गोइंग? मेरे लिए मोटिवेशन तो था मैम, वो अचीव तो नहीं हुआ, लेकिन मोटिवेशन तो ये था कि भाई AIR 1 एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके लिए एम करो। बाकी फिर जो रैंक और बाकी टीचर्स का सपोर्ट होता है, मेरे टीचर ने मुझे कह दिया था कि तेरी AIR चाहे 100 आए चाहे 1000 आए, हम उतना ही सेलिब्रेट करेंगे, तो ये टेंशन मत लेके जा कि तूने 1 लेके आनी है। अच्छा, ओके। हाँ। तो और अनमोल का टारगेट था AIR 1, और वो जो AIR 1 है, आई गेस वो हर दिन आपको मोटिवेट करता था। वो टॉप 100 200 जो बच्चे होते हैं उन सबका वही टारगेट होता है। अब ओके, जिसकी रैंक 1 आई है उसके 348 मार्क्स हैं 360 में से, तो ओके, उसका कैसा तो उसका दिन रहा होगा और कितनी तो उसकी किस्मत अच्छी रही होगी। हाँ राइट। उसके। आई ऑल्सो अग्री कि क्या होता है, जो टॉप 100 बच्चे रहते हैं ना, वो मतलब उनका मोर और लेस कैलिबर सेम रहता है। इट्स जस्ट दैट कि वो दिन पे कितना अच्छा आपका दिमाग काम कर रहा है, वो दिन पे आप कितने सॉर्टेड हो, वो भी बहुत एक। वरना मेरे को लगता है टॉप 100 ना कहीं एक ही लेवल पे आते हैं, टॉप 100 हाँ से। हाँ वो फर्क हो जाता है। बाकी मेरे को एडमिशन की तो कोई टेंशन थी नहीं, तो कुछ वो प्रेशर कम तो था, लेकिन मेरा तो मेरे ख्याल से दिन अच्छा नहीं था फाइनल। पता नहीं कुछ 6 7 घंटे ही सोया था और ठीक सा दिन था, पता नहीं चला फिर वो। ओके, हाँ। ओके। बट ऑल इंडिया रैंक 58, कम ऑन। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे को शेयर करनी है जो मुझे अभी पता चली है अनमोल के बारे में, कि अनमोल ने एडमिशन ले लिया है। और अनमोल खुद बताएंगे कि अभी उन्होंने कहाँ एडमिशन लिया है और वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो मैंने IISc बैंगलोर में एडमिशन लिया है, UG BS रिसर्च में। और ओके, मेरा एम अभी मैथ मेजर का है, तो मैं वहीं से मेरे ख्याल से BS और MS करूंगा, और PhD के लिए शायद मैं फिर आगे देखूंगा IIT दिल्ली या फिर कहीं और से करूंगा। ऑलराइट। तो बेसिकली रिसर्च की तरफ आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट और बहुत बड़ा इंक्लिनेशन मुझे दिख रहा है। बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, PhD एंड ऑल। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। पूरा मुझे लगता है कि आपकी जो पूरा जो जर्नी रहेगी ना आगे, वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है, थैंक यू आई मैम। एंड आई एम होपिंग कि आप कुछ ऐसा रिसर्च करके हमें दिखा दो, लाइक आपका रिसर्च पेपर्स पे मैं नाम देखना चाहती हूँ। तो on this note, we will wrap up. Thank you so much, Anmol, for being with us. It was very motivating for all of our students. Thank you मैम, I also hope all the students have their best on their final day. Good luck to everyone. Yes, good luck. So, thank you all for being with us. Look out for more J Talks on Saturday, 5 p.m. So, this is me and Anmol signing off. Keep shining and keep working hard.